हेलो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस इंडियन म्यूज़िक। तो गाइस, अगर इंडियन म्यूज़िक की बात करें तो इंडियन म्यूज़िक का जो अस्तित्व है वो कब से है। तो इंडियन म्यूज़िक तब से स्टार्ट हुआ जब से सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जब सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग की देन ह्यूमन जो अपने डेवलपमेंट करते करते देन उसने आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किया होगा, उसके बाद फिर उसने अदर चीज़ों का डेवलपमेंट किया होगा। नहीं, सारी चीज़ों का डेवलपमेंट है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर में हम देखें, जो चाहे आर्किटेक्चर हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, पेंटिंग्स हो, सब पैरेलली एक दूसरे के साथ चलता रहा। जैसे कि हम केव्स का जब डेवलपमेंट देखते हैं तो केव्स वहाँ पे हम लोग पेंटिंग्स भी देखते हैं। तो उसी तरह ऑब्वियसली डांस का कुछ फॉर्म भी वहाँ से टाइम डेवलप हुआ होगा, धीरे धीरे म्यूज़िक का फॉर्म भी डेवलप हुआ होगा। तो कोई अलग अलग डेवलपमेंट नहीं हुआ, वन बाय वन डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो सारा डेवलपमेंट हुआ म्यूज़िक का, आर्किटेक्चर का, पेंटिंग्स का, डांस का, ड्रामा, सब पैरेलली वन बाय वन चलते रहे। देन एक अपने पीक पे पहुंचने के बाद, एक स्टेज पे पहुंचने के बाद फिर उन्हें अलग अलग सेपरेशन कर दिया गया कि भाई अब ये डांस है, देन डांस में अलग अलग फॉर्म्स निकाल दिए गए, म्यूजिक में अलग अलग सेपरेशंस कर दिया गया, आर्किटेक्चर में अलग अलग सेपरेशंस कर दिए गए। तो सब अब टाइम के एवोल्यूशन के साथ साथ टाइम के अकॉर्डिंग सब में चेंजेस आते गए। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा इंडियन म्यूज़िक है उसके बारे में। तो हेड एंड फॉर द म्यूज़िक इज इज अ ओल्ड एज आवर सिविलाइजेशन। एज आई टोल्ड यू कि जितना हमारा पुराना, जितनी सभ्यता है, जितना पुराना पुराना सिविलाइजेशन है, उतना पुराना है म्यूजिक और उतना ही पुराना आर्ट का सारे फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ म्यूजिक डांस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एविडेंट फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट such as the arched or bow-shaped harp and few varieties of drum on terracotta figure and pictographs on the seals। तो इंडस वैली के टाइम पे हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि कुछ डिफरेंट टाइप के जो वेराइटीज के ड्रम्स हमको देखने को मिलते हैं। वहाँ पे उसका पिक्टोग्राफ्स देखने को, जो सील्स को जो पिक्टोग्राफ होता है वो देखने को मिलता है हमें। कुछ जो टेराकोटा की जो मतलब जो बिजिल टाइप का जो शेप हम लोगों ने डिस्कस किया था वो देखने को मिलता है, जो बच्चों के साथ टॉय के काम में आती होगी। तो उससे साउंड निकलता है, तो वो वही म्यूजिक के फॉर्म में हम लोगों ने उसको डेवलपमेंट किया होगा। देन further, the dancing girl figure is a testimony to this. However, what kind of music or dance was prevalent that time, we are totally ignorant about it। तो हम लोगों ने डांसिंग गर्ल का भी डिस्कशन किया था। जो डांसिंग गर्ल के जो ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर स्टेचू मिला था, तो भाई का डांस का एवोल्यूशन है, डांस का फॉर्म अगर उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली विदाउट म्यूजिक डांस जो है इनकम्प्लीट ही होगा आपका। म्यूजिक का भी, बट एक्चुअली हमारे पास एक फिक्स डेट नहीं है कि इस ड्यूरेशन पे ही ये चीज़ देखने को मिली थी। तो जब हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि जिस जिस चीज़ का कोई प्रॉपर एविडेंस हमारे पास नहीं है, उसे प्रूव है कि हाँ ये चीज़ होती थी, पर कोई एविडेंस नहीं है, फिक्स डेट नहीं है, उसे हम लोग प्री हिस्टोरिक सेक्शन में रखते थे। बट जिसका एविडेंस है, जिसका डेट हमारे पास है, उसको हम हिस्टोरिक सेक्शन में रखते हैं। तो इसे प्रॉपर एविडेंस हम लोगों के पास नहीं है उस चीज़ को लेके। द नेक्स्ट, in the Vedic era, the priest composed mantras, hymns in praise of the nature god, which had to be sung or chanted at religious sacrifices। तो उसका वैदिक पीरियड में भी जो प्रीस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे, वो मंत्रास को एक म्यूजिक फॉर्म में गाते थे। आज भी हम लोग देखते हैं आरती वगैरह होती, मंत्र होते, मंत्र अपनी एक ट्यूनिंग में चलते हैं। तो वही चीज़ थी कि वो उनको भी एक म्यूजिक फॉर्म में वो लोग, वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी कि जो मंत्रास है, जो हेमंस है, जो वेदास की जो लाइन्स है, वो लोग उसको म्यूजिक फॉर्म में ट्यूनिंग में एक साथ मिलके गाते थे। अब मतलब हालांकि वो पूजा अपनी करते बट एक साथ मिलके वो लोग करते थे। तो एक बहुत ही प्यारी ट्यून में वो निकलती थी। तो एक मधुर सुनने में, मतलब शांति, मतलब कानों का एक मधुर संगीत टाइप से, तो वो फील होता था। तो वो भी एक म्यूजिक का फॉर्म में था। The tradition led to the composition of a sizable body of the religious poetry, which we call श्रुति literature। तो वही जो जो प्रीस्ट वगैरह जो लोग जो मंत्रास को जो उच्चारण करते थे, उसे हम लोग श्रुति लिटरेचर बोलते हैं। वी कॉल्ड, सॉरी, श्रुति लिटरेचर। उसके बाद कई बात करें तो
म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर हम लोग इंडियन म्यूज़िक की बात करें तो इंडियन म्यूज़िक डिवाइडेड बाय 2 पार्ट। एक तो आपका हो गया हिंदुस्तानी म्यूज़िक, देन सेकंड इज कर्नाटिक म्यूज़िक। तो ये जो आपका हिंदुस्तानी म्यूज़िक है ये हमारा नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता था। इसका जो एवोल्यूशन हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ, जो अपने पीक पे पहुंचा वो पूरा इसका नॉर्थ इंडिया में था। और ये जो कार्नेटिक म्यूज़िक था, ये जो था इसका एवोल्यूशन और जो पूरा डेवलपमेंट हुआ वो साउथ में हुआ। तो हम लोग एक वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग हिंदुस्तानी म्यूज़िक। Hindustani music is one of the two distinct school of Indian classical music practiced mainly in North India. Then write down further. While the historical roots of the both Hindustani music and Carnatic music type belong the भारत मुनीस नाट्य शास्त्र। तो जो इन दोनों म्यूजिक की जो रूट है, जो जड़ें हैं, इनका जो इवोल्यूशन है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुआ है। भरत मुनि जो इन लोगों ने जो नाट्य शास्त्र की जो रचना की उसको वहीं से जो म्यूजिक का एवोल्यूशन हुआ और उसे हम लोग बोलते हैं जो नाट्य शास्त्र है उसे हम लोग फिफ्थ वेदा भी बोलते हैं। जो हम लोग 4 मेन वेदा हम लोगों ने पढ़े थे, बट उसको बोलते हैं कि वो 5वां वेद जो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। They diverged in the 14th century. The Hindustani branches of music focus more on the musical structure and the possibilities of improvisation in it. तो जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है इसका जो मेन फोकस था वो म्यूजिकल स्ट्रक्चर पे था और उसमें जो अपने आप में जो इम्प्रोवाइजेशन था, तो वही चीज़ जो डे बाय डे मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप में जो इम्प्रोवाइजेशन था, अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट था, उस पर फोकस था इसका। ब्रांच अडॉप्टेड ए स्केल द हिंदुस्तानी ब्रांच अडॉप्टेड ए स्केल। 3 स्केल्स अडॉप्ट किए गए थे। कौन कौन से स्केल्स थे वो? सुधा, स्वरा, सप्तका। 3 स्केल्स डिवाइडेड बाय हिंदुस्तानी म्यूजिक, अडॉप्टेड बाय हिंदुस्तानी म्यूजिक। सुधा, स्वरा एंड सप्तका। तो ये जो 3 स्केल्स थे इसको अडॉप्ट किया था हिंदुस्तानी म्यूजिक ने, और इसे हम लोग ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स भी कहते हैं। ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स। Then write down further. The Hindustani music has element of ancient Hindu tradition, Vedic philosophy of Persian tradition as well. तो जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसका जो एलिमेंट है वो एंशियंट हिंदू ट्रेडिशन से मिलता है। हम लोगों ने डिस्कस किया जो वैदिक टाइम में जो प्रीस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे, वो मंत्रास का उच्चारण करते थे, तो वो उसमें एलिमेंट मिलता है। उसका यहाँ पे पर्सियन जो इन्वेडर्स है उनका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। It has been influenced by various elements such as Arab, Persian and Afghan element which have added a new dimension to Hindustani music. तो यहाँ पे जो अरब का, पर्शियन का और जो अफगानी लोग हैं उनका एलिमेंट, उनका इन्फ्लुएंस, उनका इम्पैक्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक पे देखने को मिलता है। एक्चुअली उनका इम्पैक्ट ऑब्वियसली दे आर ऑल आर इन्वेडर्स। तो लोग इंडिया आए, इन्वेट किया, अब वो लोग अपने हाथ आए तो अपना यहाँ पर रुके, अपने यहाँ पर रूल किया कुछ टाइम, तो अपने यहाँ वो लोग अपना कल्चर भी लेकर आए थे। अब कल्चर लेकर आए थे तो इसलिए उनका कल्चर, अब इंडिया का हमारा एक ऐसा कंट्री यहाँ पे इसने ना टाइम पे जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं, चाहे वो इन्वेडर्स के उसमें आए हों या शरणार्थी के उसमें इंडिया आए हों, तो सबको अपने उसमें रह के अपने अंदर एक घुल मिल के गया, सबको अपना लिया। तो अब जब वो लोग यहाँ पर अपने साथ आए, जब इंडिया ने उसे अपना बना लिया, तो उनके कल्चर को भी उन्होंने इस कंट्री ने अपना बना लिया। तो जब उन लोगों ने इस कंट्री को अडॉप्ट किया मतलब एक्सेप्ट किया, यहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट किया, तो इस कंट्री ने भी उन लोगों को एक्सेप्ट किया, उनके कल्चर को एक्सेप्ट किया, और वो कल्चर मिल के एक नया कल्चर बनता है और वो एवोल्यूशन होता है। इसलिए
यही रीज़न है कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, और आज भी जो सिविलाइजेशन है स्टेबल है। वर्ल्ड की सारी जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी बट वो सब ख़त्म हो चुकी है, बट इंडियन जो सिविलाइजेशन है वो आज भी स्टेबल है और ज़िंदा है। उसका रीज़न ये है कि जो टाइम पे, जिस टाइम पे के अकॉर्डिंग लोग यहाँ पे आते गए और इसके कल्चर में मिलकर एक अपने आप को ढालते गए, और इंडिया ने भी उनके कल्चर को अपने आप में एक्सेप्ट किया है। In ancient time, it has been passed from one to another through a guru शिष्य परंपरा। तो एंशियंट टाइम में ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको टीच कर रहा हूँ, या आप कहीं से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, तो वो एक ना कि अभी जैसे आई एम योर टीचर, आई एम योर गाइडर, आई एम योर मेंटर। तो वही कि मैं आपको चीज़ें गाइड कर रहा हूँ। अगर आप कहीं से कोई म्यूज़िक सीखते हो, आपको किसी टीचर के पास जाकर वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो वही कि वो गुरु शिष्य परंपरा थी कि मतलब जो म्यूज़िक था उसका जो एक से दूसरे तक जो पास किया जाता था, वही गुरु शिष्य परंपरा के अकॉर्डिंग पास किया जाता था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन हिंदुस्तानी आर तबला, सारंगी, सितार, संतूर, फ्लूट एंड वायलिन। वायलिन वही मोहब्बतें वाला। It is based on the raga system. The raga is the melodic scale comprising on basis 7 notes. तो ये राग सिस्टम पे डिपेंड है, और 7 नोट्स हम लोग सब जानते हैं। 7 नोट्स जो होते हैं राग के, सा रे गा मा पा, तो वो 7 नोट्स हैं, वो रागा सिस्टम कहलाते हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक इज वोकल सेंट्रिक। वोकल सेंट्रिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक मतलब जो मुखर केंद्रीय बोलते हैं, वोकल सेंट्रिक मतलब मुखर केंद्रीय, मतलब जो वोकल के थ्रू किया जाता है। द मेजर वोकल फ्रॉम एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आर द ख्याल, गज़ल, ध्रुपद, धामर, तराना एंड थुमरी। तो जो मेजर जो 6 वोकल हैं वो ये हम लोगों ने डिस्कस किए। उसके बाद मोस्ट ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिशियन ट्रेस देयर डिसेंट टू तानसेन। तो जो मोस्ट ऑफ द हिंदुस्तानी जो म्यूजिशियंस होते हैं वो लोग अपने अपने आप को जो तानसेन है, तानसेन का सक्सेसर बताते हैं, तानसेन को अपना डिसेंट्स बताते हैं। उसका रीज़न हालांकि वो ह्यूमन नेचर है। अब आप किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हो, अगर उस चीज़ पे जो इंसान उसके टॉप पे बैठा है, जो उसके पीक पे बैठा है, तो आप कहीं ना कहीं से अपने आप का कनेक्शन उससे जोड़ लोगे। अगर कभी आप लोग सेलेक्ट हो गए, आपका सिलेक्शन होता है, देन यू विल सेलेक्टेड फॉर IAS IPS। तो बहुत सारी गुफाओं में से आदिमानव पे टाइम के लोग आपके रिश्तेदार बनकर निकलेंगे, जो भले आपके दूर से रिश्तेदार हो, या कहीं से कोई कनेक्शन भी ना हो, बट वो आपसे अपना रिश्ता जोड़ के बता देंगे कि हाँ भाई, हम ये बंदा जो जिसका सिलेक्शन हुआ, जिसने टॉप किया, जो IAS बना, उससे हमारा कोई रिश्ता है, या हमारा उस रिश्ते से हमारा रिश्तेदार लगता है। तो वही यहाँ पे इन लोगों ने किया। There are 10 main styles of singing in Hindustani music like Drupad, Khayal, Tappa, Chaturanga, Tarana, Sargam, Tumri and Rag Sagar, Hori and Dhamar। तो ये 10 मेन स्टाइल है। I repeat it again. There are 10 main style of singing in Hindustani music like the Drupad, Khayal, Tappa, Chaturanga, Tarana, Sargam, Tumri, Rag Sagar, Hori and Dhamar। तो now we will discuss some important style, not all 10। तो जो 10 में जो important styles है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज ध्रुपद, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। जो ध्रुपद स्टाइल है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्लासिकल स्टाइल है। फाइंड मेंशन एवन इन नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में भी इसका मेंशन देखने को मिलता है। ड्यूरिंग इसका जो टाइम ड्यूरेशन वो है 200 BC से 200 AD। ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये नाट्यशास्त्र का टाइम ड्यूरेशन है, और इसमें ध्रुपद का मेंशन देखने को मिलता है। देन रीच्ड इट्स जेनिथ इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। तो ये जो ध्रुपद स्टाइल है ये अपने जेनिथ पे, अपने जो पीक पे पहुंचा जो मुगल एम्परर द ग्रेट अकबर के टाइम पे। एंड ही ऑल्सो एम्प्लॉयड patronized musical masters like Baba Gopal Das, Swami Haridas and Tansen। And we know कि अकबर जो था he was a
ग्रेट रूलर, मतलब चलो उसकी जो टेरिटरी का इम्प्रूवमेंट देखो या जो भी सब चीज़ें, वो एक अलग चीज़, बट उसके टाइम में जो आर्ट एंड कल्चर का भी जो डेवलपमेंट हुआ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे आप आर्किटेक्चर में देखो, चाहे पेंटिंग में देखो या म्यूज़िक के उसमें देखो, तो हर तरफ को हर चीज़ें जो आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म की थी उसने सपोर्ट किया और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो तीन जो मेन म्यूजिशियन थे वो उसके कोर्ट में थे, और तानसेन विनो की जो अकबर के जो 9 जेम्स थे, नौ रत्नास थे, उसमें से ही वॉज वन ऑफ ती रत्न इन 9 रत्नास, 9 रत्नास ऑफ अकबर। तो तानसेन was considered to be one of the Navratna or 9 gems of the Mughal court, a poetic form of incorporated into an extended presentation style marked by precise and orderly elaboration of a raga. And right down further, the exposition preceding the composed verses is called alap. तो इसका जो एक्सपोजिशन प्रीसीडिंग जो कंपोज फॉर्म है वो अलाप है। अलाप जैसे आपने देखो किसी जो लास्ट ट्यून को जो लंबे सुर में खींचते, लाइक आई एम नॉट ए म्यूजिशियन तो मैं उस चीज़ को गा के नहीं बता सकता आपको, बट अलाप आप सब लोग जानते हैं उस चीज़ को। तो अलाप एंड इज यूजुअली द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द परफॉर्मेंस। तो जो म्यूजिक का जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है अलाप अलाप होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द परफॉर्मेंस, म्यूजिक परफॉर्मेंस। Dhruvad became a major form of singing in the medieval period but fell in a state of decline in 18th century। तो ध्रुपद मिडावल पीरियड का जो मेन स्टाइल था, मेन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का मेन स्टाइल बना, बट इसका जो डिक्लाइन हुआ वो स्टेट ऑफ डिक्लाइन 18th सेंचुरी के टाइम पे इसका डिक्लाइन हो गया। क्योंकि 18th सेंचुरी के टाइम पे हम देखते हैं जो हम डिस्कस किया इसको जो पैटर्नाइज्ड किया अकबर के टाइम में पैटर्नाइज्ड हुआ, अकबर के टाइम पे अपने पीक पे पहुंचा, मतलब मुगल पीरियड में अपने पीक पे पहुंचा। तो 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो उसी के साथ साथ इसका डिक्लाइन भी देखने को मिलता है। मतलब उसके बाद जो इंडिया में मुगल एम्पायर के बाद जो सबसे बड़ी डायनेस्टी थी वो मराठा डायनेस्टी थी, मतलब बोल सकते हैं कि वो डायनेस्टी ने इसको सपोर्ट नहीं किया होगा। Drupad singing can be further divided into 4 forms on the basis of vanis। तो जो ध्रुपद है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है वाणीज के फॉर्म में। वाणी मतलब हिंदी में वाणी बोलते हैं, इंग्लिश में वाणीज। 4 वाणीज के फॉर्म में डिवाइड किया गया है इसको। दागरी घराना, द दग्गर फैमिली सिंग इन द Daggar Vani. This style puts great emphasis on alap. Then second, Darbhanga Gharana, Darbhanga Bihar. They sing the Khandar Bani and Gohar Bani. Khandar Bani and Gohar Bani. They emphasize on the rag, alap as well as composed song over an improvised alap। तो इन्होंने राग को और आलाप को सपोर्ट किया। उसके बाद जो सॉन्ग है गानों को मतलब म्यूजिक सॉन्ग्स को कंपोज करके आलाप में जो इम्प्रोवाइजेशन भी किया। बेतिया घराना, नेक्स्ट वन इज बेतिया घराना, थर्ड वन इज बेतिया घराना। दे परफॉर्म द नौहर एंड खानदर बानी स्टाइल with some unique techniques and only those trained within the families know। तो इन लोगों ने इसको सपोर्ट किया। खांदरवानी की सपोर्ट हुआ है बेतिया घराना में। और जो फैमिली है तो मतलब जैसे होता है फैमिली सक्सेसर होता है कि चलो भाई किसी घराने का जो मेन लीडर है, जो बुजुर्ग है, उन्होंने उसको स्टार्ट किया, उसका फैमिली उन्हीं लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। तो वो चीज़ यहाँ इसमें देखने को मिलती है। तलवंडी घराना, इसमें लिखेंगे दे सिंग द खानदर वानी बट एज द फैमिली इज बेस्ड इन पाकिस्तान इट हैज बिकम द डिफिकल्ट टू कीप दैट विद इन द सिस्टम ऑफ इंडियन म्यूजिक।
तो जो स्टार्टिंग के जो तीन थे, दग्गरवाणी, दग्गरी घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना, जो तीन है जो आज के इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। बट जो तलवंडी घराना है वो आज के इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। वो आज के जो पाकिस्तान है, उस टाइम तो पूरा एक ही टेरिटरी था, बट वो आज इसका उस टाइम के जो आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ था उस एंशियंट टाइम में, थोड़े मिडाइवल टाइम में। तो बट इसलिए हम इसे बोल नहीं सकते कि आज हम इसे इंडियन म्यूजिक में एड ऑन, मतलब कन्फ्यूजन है कि इंडियन म्यूजिक में एड ऑन करें ना करें। पास में यहाँ पे था, बट आज उसे प्रेजेंट में हम बोल नहीं सकते कि वो इंडियन म्यूजिक में आता है। देन अवर नेक्स्ट स्टाइल इज, फर्स्ट था ध्रुपद, नेक्स्ट ख्याल। ख्याल मीन्स इमेजिनेशन, जस्ट बैठे बैठे कभी कोई चीज़ सोचते हैं ना, किसी ख्याल में खो जाना, तो ये इमेजिनेशन। The word khayal is derived from Persian language and means idea of imagination. Origin of this style was attributed to Amir Khusro. तो अमीर खुसरो ने इसका ओरिजिन किया था। उसके बाद is a popular amongst the artists as they provide greater scope for improvisation. Based on short songs 2 to 8 lines, तो जो ज़्यादा लंबे सॉन्ग्स नहीं होते थे, मतलब 2 से 8, जस्ट एक शायरी के फॉर्म में आप बोल सकते हो, इमेजिनेशन जो भी आपको बोलना। तो इसको मतलब होता था जस्ट 2 से 8 लाइन्स का एक ख्याल का वो होता था। जैसे म्यूजिक में ऐड होता है किसी लंबे सॉन्ग में एक अलग अलग पार्ट होते हैं ना, कि कोई ख्याल पार्ट हो गया, किसी का अलग स्टार्टिंग एक अलग हो गया, मुक्ता बोलते, मुक्ता एक अलग हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट को मुक्ता बोलते थे, उसी टाइप से ख्याल। इट ऑल्सो रिफर्ड to as a bandish. Khayal is also composed in a particular rag and tal and has a brief text. तो ख्याल का जो अपना खुद का पर्टिकुलर राग और खुद के पर्टिकुलर ताल में कंपोज किया जाता था, एवं जाता आज भी किया जाता है। हालांकि आज तो उतना सिंगर्स, क्लासिकल सिंगर्स नहीं मिलते। जो पुराने क्लासिकल सिंगर से जो अभी तक जिंदा है, बस वही उसको आगे बढ़ाते आ रहे हैं। उसके बाद नए जो यंगस्टर आ रहे हैं वो या तो रैपर निकल रहे हैं या पॉप सॉन्ग में बिलीव करते हैं, अलग ही उनका अपना खुद का घराना बनता हुआ जा रहा है। अरिजीत सिंह का कौन सा घराना नहीं पता। टेक्स्ट मेनली इंक्लूड प्रेज ऑफ किंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेशन, प्रैंक ऑफ लॉर्ड कृष्णा, डिवाइन लव एंड शोरो ऑफ सेपरेशन। तो जो ख्याल के जो शॉर्ट हमने डिस्कस किया 2 से 8 लाइन का एक वो होता था, तो इसमें राजा की वाहवाही के उसमें बोल सकते हैं। हालांकि जिस राजा ने इसको सपोर्ट किया होगा, आगे बढ़वाया होगा, मतलब वो अपनी खुद की तारीफ सुनने का पसंदीदा था, खुद की तारीफ कर दो राजा की, खुश। उसके बाद नेक्स्ट वो है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सीजन्स, तो मौसम का डिस्क्रिप्शन के लिए भी, मतलब वेदर का डिस्क्रिप्शन के लिए भी छोड़ और ना, आज भी कुछ शायर लोग लिख देते हैं 2-4 लाइनें मौसम को देख के किसी की याद आ जाती है, तो वो सेम चीज़ें डिस्क्रिप्शन, सीजन का डिस्क्रिप्शन था। उसके बाद प्रैंक ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो जो लॉर्ड कृष्णा के जो बचपन के प्रैंक्स थे, वो माखन चोरी हो या मटकी तोड़ना है, जो भी सारी बचपन में जो प्रैंक्स करते थे गोकुल के लोगों के साथ, वही तो उन पे भी थॉट्स बनते थे ये। डिवाइन लव, और उसके बाद लव की स्टार्टिंग हो रही, तो सेपरेशन तो होना ही है, विदाउट सेपरेशन लव इज इनकम्प्लीटेड, तो सोरो ऑफ सेपरेशन। नाउ मेजर घराना इन ख्याल, ग्वालियर, किराना, पटियाला, आगरा एंड भेंडी बाजार घराना। ग्वालियर घराना इज द ओल्डेस्ट एंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड द मदर ऑफ ऑल घरानास। तो इन ख्याल में जो है ग्वालियर घराना सबसे ओल्डेस्ट घराना था, और जो इसका ख्याल का जो ओरिजिन था बोल सकते हैं कि यहीं से हुआ था। इस ख्याल जो घराना का ओरिजिन था, मतलब ये घराना मतलब कि फर्स्ट जो किसी ख्याल के जो म्यूजिशियन था, जो गाने वाला सिंगर था, उसको सपोर्ट किया था ग्वालियर का फैमिली ने। तो ग्वालियर की जो रॉयल फैमिली ने, तो बस वहाँ से ग्वालियर घराना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ग्वालियर घराना इज द मदर ऑफ ऑल घरानास ऑफ ख्याल्स। मतलब ग्वालियर के जो रूलर्स थे या जो किंग्स थे, उन्हें खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद था। झूठी तारीफ सच्ची जो भी हो, बट सुनना पसंद था। तो हमने डिस्कस किया ना कि जो इसमें मेनली किंग की जो प्रेजेस होते थे वो भी गाए जाते थे।
The next one is Tarana. In this style, the rhythm play a very crucial role. The structure consists of melody. Guys, मैं मतलब यहाँ पे आपको डिक्टेट करता जा रहा हूँ. मैंने इंश्योर करने की कोशिश की है कि जो मेरे नोट थे जो मैं सॉरी जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ वो इजी लैंग्वेज हो ताकि इजीली आप उसको समझ सके. हालांकि जहाँ चीज़ मुझे लगता है कि जो चीज़ समझाने लायक है उसकी समझ में नहीं आएगी इजीली तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा. So in this style, the rhythm plays a very crucial role. The structure consists of melody. It uses many words that are sung at a fast tempo. It focuses on producing rhythmic matter and hence the singers need specialized training and skills in rhythmic manipulation. तो इसमें मतलब एक रिथमेटिक मैटर्स होता है, फास्ट टेम्पो में गाया जाता है, मतलब इसको सिंग करने के लिए स्किल की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और तो आपको सीखना पड़ता है. जैसे मैं इसे गाने की कोशिश करूँ तो मतलब तो उस टाइम क्या होता है कि अलाउ भी नहीं करेंगे कि आप यू आर नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसे परफॉर्म कर सकते हो. आज होता है ना कि चलो हम लोग कोई न्यू सॉन्ग, न्यू एल्बम लॉन्च हुआ, न्यू सॉन्ग लॉन्च हुआ, सुनते हैं न्यू सॉन्ग गुनगुनाने लगते हैं रोड पे, तो कोई वो दिक्कत इनवैलिड नहीं है कि चलो भाई आपको परमिशन नहीं, बट इसके लिए होता था कि भाई आपको या आप तभी गा सकते हो तभी परफॉर्म कर सकते हो जब आप एक स्पेशलाइज जो ट्रेनिंग है उसका जो ट्रेनिंग पीरियड है जब जो आपको एक प्रोफेशनल एक ट्रेन टीचर से आप इसे सीखो उसके बाद ही आप इसे परफॉर्म कर सकते हो. सॉरी. Currently, the world fastest तराना सिंगर इज रतन मोहन शर्मा ऑफ मेवाती घराना. तो अभी जो वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट तराना सिंगर है वो रतन मोहन शर्मा एंड ही इज फ्रॉम मेवाती घराना. मेवाती. The next, ठुमरी style. Head on further. Originated in eastern Uttar Pradesh, mainly in Lucknow, Banaras, around 18th century. मतलब कि इसका जो ओरिजिन हुआ है यूपी में हुआ, लखनऊ बनारस मेनली, और 18th सेंचुरी मतलब मुगल्स के डिक्लाइन के बाद या उसी ड्यूरेशन में इसका स्टार्टिंग हुआ था. A romantic and erotic style of singing, also called the lyric of Indian classical music. वही रोमांटिक सिंगिंग है तो ऑब्वियसली ओरिजिन यूपी में होना है, मथुरा के अराउंड्स, बिकॉज मथुरा इज द लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो जहाँ लॉर्ड कृष्णा है वहाँ ऑब्वियसली इट्स अ लैंड ऑफ लव, तो इसलिए a romantic and erotic style of singing, also called a lyric of Indian classical music. Composition are mostly on love, separation and devotion. Yes, हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर जहाँ से लव, जहाँ पे अगर कहीं लव की बात हो रही है तो उसका सेपरेशन की बात ऑटोमेटिक उस स्टाइल में, उस फॉर्म, म्यूजिक फॉर्म में ऑब्वियसली की जाएगी. एंड डिस्टिंग फीचर इन दिस स्टाइल, erotic subject matter portrayed picturesquely from from the various episode of lives of Lord Krishna and Radha. तो आई टोल्ड यू कि जहाँ पे लव की बात हुई है वहाँ सॉरी वहाँ राधा और कृष्ण की बात तो होनी है, तो यहाँ पे एक picturesquely, I'm repeating this. In this style, erotic subject matter portrayed picturesquely from the various episodes of the lives of Lord Krishna and Radha. Lives of Lord Krishna and राधा. उसके बाद
Lyrics are typically in Brij Bhasha and are usually romantic and religious. Obviously यूपी में डेवलपमेंट हुआ है तो जो लैंग्वेज होगी वो यूपी उसका मथुरा के आसपास डेवलपमेंट हुआ है तो ऑब्वियसली ब्रिजभाषा में इसका स्टार्टिंग हुआ होगा ओरिजिन। और इसके जो लिरिक्स थे वो, अब राधा कृष्ण की बात की तो ऑब्वियसली जो लिरिक्स थे वो रोमांटिक होंगे। उसका इसमें लवर सेपरेशन की बात की तो इसलिए जो लिरिक्स थे वो रोमांटिक थे। फिर डेवोशन की बात की है तो ऑब्वियसली जब डेवोशंस की बात हुई है तो फिर लिरिक्स होंगे वो रिलीजियस भी लिरिक्स होंगे। तो इसने लव देन रोमांटिक एंड रिलीजियस दोनों फॉर्म को सब अपने उसमें वो किया, एड ऑन किया था। A ठुमरी is usually performed as the last item of a ख्याल कॉन्सर्ट। तो ठुमरी जो होता है वो ख्याल कॉन्सर्ट, जैसे हम लोगों ने ख्याल डिस्कस किया था, जो ख्याल का लास्ट कॉन्सर्ट होता है उसके फॉर्म में इसे प्ले किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। देयर आर मेन घरानास ऑफ ठुमरी बनारस, लखनऊ एंड पटियाला। हाँ वही पटियाला पैग वाला, सॉरी। बेगम अख्तर is one of the most popular singer of ठुमरी style. The next one is टप्पा। In this style, the rhythm play a very important role as the composition are based on fast, supple and naughty construction. Based on fast, well and naughty construction। तो इन तीनों चीज़ों पे जो टप्पा स्टाइल है इन तीनों चीज़ों पे बेस्ड है। But developed in the late 18th century AD from the folk song of camel riders of नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इसका डेवलपमेंट हुआ वो लेट 18th सेंचुरी, मतलब ऑब्वियसली मुगल डिक्लाइन के बाद ही हुआ होगा ब्रिटिश टाइम में। और इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो नॉर्थ वेस्ट इंडियन में हुआ, इंडिया रीजन में हुआ। मतलब जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया रीजन मतलब ऑब्वियसली राजस्थान वाला रीजन में हुआ। और इस जो इसका डेवलपमेंट हुआ वो एक फोक फॉर्म में हुआ, मतलब लोकगीत के उसमें हुआ। मतलब लोकगीत मतलब जो आम लोग जो मतलब किसी स्पेशल म्यूजिशियन या जो कोई म्यूजिक में जो मास्टर है उसने इसका डेवलपमेंट नहीं किया। जो आम लोग थे आम बोलचाल के उसमें फोक म्यूजिक है उसके उसमें इसका डेवलपमेंट हुआ। और इसका यूज़ जो करते थे वो केमल राइडर्स करते थे अपने ट्रैवल के ड्यूरेशन में। ऑब्वियसली आप उस टाइम अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपका फ़ोन वगैरह तो होता नहीं था या रेडियो वगैरह की आप उस पर गाने सुन सको। तो तो आपको कन्वर्सेशन करना है, बात भी आप कितनी करोगे, तो कुछ भी गुनगुनाना स्टार्ट कर दिया, गाना स्टार्ट कर दिया, तो वो उससे देन डेवलपमेंट होता गया। उसके बाद केमल राइडिंग है। ऑब्वियसली केमल जो होता है स्लो ही चलता है क्योंकि एक तो रेत में चल रहा है तो स्लो ही चलना है। तो उसके बाद अगर आपको टाइम पास के लिए अगर आप कोई म्यूज़िक प्ले परफॉर्म कर रहे हो बाय योर सेल्फ या बाय योर फ्रेंड मतलब ग्रुप में, और भाई आपकी जो वॉक है कैमल की वो स्लो है, आप उसे स्लो फॉर्म परफॉर्म करोगे तो बोर होना है, ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट तो नहीं होना है। तो बिकॉज एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग इसको परफॉर्म करते थे। तो फिर स्लो तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आप भी स्लो चल रहे हो, म्यूजिक भी स्लो, तो नींद आ जाएगी और अपने जो जहाँ तक जाना है डेस्टिनेशन तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। इसका जो परफॉर्मेंस था स्लो नहीं था, इसका परफॉर्मेंस फास्ट था। तो ग्रेट यूज ऑफ वेरी क्विकली टर्न ऑफ फार्सेस, आई टोल्ड यू। सम ऑफ द एक्सपाउंडर ऑफ दिस स्टाइल मियान सोडी, पंडित लक्ष्मण राव ऑफ ग्वालियर एंड शानो खुराना। ये तीन मेन उसमें देखने को मिलते हैं। देन गज़ल, नेक्स्ट स्टाइल गज़ल। सॉरी, यस मिर्ज़ा गालिब। दिल टूटे, ब्रेकअप के बाद लोग इसी की तरफ भागते हैं। द पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द पेन ऑफ लॉस और सेपरेशन एंड द ब्यूटी ऑफ लव इन स्पाइट ऑफ दैट पेन। आई एम रिपीटिंग, द पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द पेन ऑफ लॉस ऑफ और सेपरेशन। तो वही कि इसमें जो एक्सप्रेशन है वो दोनों चीज़ें, एक तो आपका लॉस ऑफ सेपरेशन और लव दोनों को एक्सप्रेस करते हैं इसमें। बोथ द पेन ऑफ लॉस और सेपरेशन, तो सेपरेशन का पेन भी है और
उसको खोने का मतलब खोने का गम भी है, ठीक है। एंड द ब्यूटी ऑफ लव, मतलब उसका प्यार, लव की ब्यूटी भी है, मतलब प्यार जो फीलिंग है, मतलब इट्स लव इज इट्स नॉट मोर देन फीलिंग। तो जो लव की एक फीलिंग है वो भी यहाँ आपको गज़ल में देखने को मिलती है। इन स्पाइट ऑफ दैट पेन, ओरिजिनेटेड इन ईरान इन द 10th सेंचुरी AD। तो इसका डेवलपमेंट ऑब्वियसली ईरान में हुआ था, 10th सेंचुरी में हुआ था। उसका जो ईरानी इन्वेडर्स आए इंडिया में, तो उनके साथ साथ उनको वही डिस्कस किया था कि जो आउटर्स इन्वेडर्स इंडिया में या ट्रेडर्स इंडिया में किसी पर्पज से आए, अब वो लोग यहाँ पर रहे, तो उनके साथ उनका कल्चर भी इंडिया में घुलता मिलता गया। तो वही यहाँ पे अब हालांकि 10th सेंचुरी में इंडिया आए थे, मिर्ज़ा गालिब 18th सेंचुरी बहादुर शाह जफर के टाइम के थे। तो 800 साल के बाद भी गज़ल डेवलप हुई ना, मतलब एक अच्छा पोइट या गज़ल राइटर जो बोल सकते हैं आप उसे, पोएटिक या थॉट या सिंगर जो भी आपको बोलना हो, या शायर बोल दो लैंग्वेज में, मिर्ज़ा गालिब 800 साल बाद उन्होंने गज़ल को आगे बढ़ाया। क्योंकि चलो वो ठीक है लेकर आए ईरानी थे, मिर्ज़ा गालिब इज ऑल्सो मुस्लिम, बट थे तो इंडियन ना। तो गज़ल नेवर एक्सीड द 12 कपलेट्स। तो गज़ल में जो कपलेट्स होते हैं, जो आसार होते हैं, वो 12 आसार होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। 12 कपलेट्स या आसार, आसार भी बोलते हैं इसे कपलेट को। वो कहते हैं ना, हर एक बात में कहते हैं कि तू क्या है, तो वो गज़ल ही है, ठीक है। आई एम नॉट अ गज़ल सिंगर, आई एम अ बाथरूम सिंगर। Spread in South Asia in 12th century due to influence of Sufi mystic and the court of new Islamic Sultanate, reached its zenith in the Mughal period। तो इसका जो साउथ एशिया में स्प्रेड हुआ 12th सेंचुरी की ड्यूरेशन में हुआ, मतलब कि 10th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट होता है ईरान में, 200 साल बाद ये साउथ एशिया आता है सल्तनत ड्यूरेशन, इस्लामिक सल्तनत के टाइम पे इंडिया में। और इसका जो सब इंडिया में सबसे ज़्यादा स्प्रेड है, फिर इंडिया में सब अपने जो पीक पे पहुंचता है या अपने जेनिथ पे इंडिया में जब तक पहुंचता है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मतलब ये बोल सकते हैं मुगल पीरियड्स ने, मुगल एम्परर्स, म्यूज़िक आर्किटेक्चर तो देखने को मिलता है मुगल एम्परर्स का, चाहे शाहजहाँ का ताजमहल हो या लाल किला हो या अकबर का बुलंद दरवाज़ा, जो फतेहपुर सीकरी जो भी अकबर ने बनवाया था। उसके अलावा उसके बाद अलग अलग डेवलपमेंट भी मुगल एम्परर्स ने करवाया, बट उनके अलावा पेंटिंग में आप हुमायूं को देखते हो, हुमायूं को पेंटिंग में कितना इंटरेस्ट था, कितना आगे बढ़ावा दिया, बट उसके साथ उन लोगों ने म्यूज़िक को भी सपोर्ट किया। अमीर खुसरो was one of the finest expounder of the art of making गज़ल। तो अमीर खुसरो गज़ल का भी एक्सपाउंडर थे, और अमीर खुसरो का हम लोगों ने थोड़ी पहले डिस्कशन भी किया था किसी और चीज़ में, वो आपको याद रखना कहाँ किया था, मैं तो डिस्कशन करके भूल चुका हूँ उस चीज़ को। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोगों ने उसको कहाँ क्या डिस्कशन किया था अमीर खुसरो के बारे में। सम ऑफ द फेमस पर्सन एसोसिएटेड विथ गज़ल: मोहम्मद इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, रूमी 13th century, Hafiz 14th century, and Qazi Nazrul Islam, etc. Then Hindustani music gharanas. I write down next heading. डॉग इज बार्किंग आउटसाइड माई क्लास। लगता है उसको मेरी क्लास से दिक्कत हो रही है या फिर पढ़ने की कोशिश चाहता है भाई, ठीक है। तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, हिंदुस्तानी म्यूजिक घरानास। राइट डाउन फॉर द फर्स्ट पॉइंट, ए घराना इज द सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो घराना जो होता है वो सिस्टम होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, म्यूजिक का, लिंकिंग म्यूजिशियन और डांसर्स बाय लीनेज और अप्रेंटिसशिप एंड बाय एडहेरेंस और पर्टिकुलर म्यूजिक स्टाइल। तो घराना एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है म्यूजिक का या डांस का,
मतलब ऐसे पर्टिकुलर घराने में पर्टिकुलर जो म्यूज़िक का जो परफॉर्म है, चाहे गज़ल देख लो या अलग स्टाइल देख लो, तो वो पर्टिकुलर का उसका हर एक म्यूज़िक स्टाइल का पर्टिकुलर घरानास होते हैं और हर अलग अलग प्लेसेस के, मतलब वो भी उन प्लेसेस पे होता है जहाँ के रूलर्स ने, जहाँ के किंग्स ने, जहाँ के राजाओं ने उसे सपोर्ट किया, उन्हें अप्रिशिएट किया. तो आई एम रिपीटिंग दिस, सॉरी. A gharana is a system of social organization linking musicians or dancers by lineage or apprenticeship. Apprenticeship. Sorry. Apprenticeship. And the adherence to particular music style. फंक्शन इज़ अ गुरु शिष्य परंपरा. ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, चाहे म्यूज़िक हो चाहे डांस हो. जैसे कि मैं अपना बताता हूँ कि मैंने जो अपना कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखे थे, वो जो मेरी मदर है, मेरे मदर के कज़िन ब्रदर से सीखे थे. एंड ही वाज आल्सो म्यूज़िक टीचर इन माय स्कूल. तो जब मैं उनके पास म्यूज़िक सीखने जाता था तो वही सेम चीज़ होती थी कि ही वाज ट्रीटेड मी लाइक हिज स्टूडेंट एंड आई वाज ट्रीटेड हिम लाइक माई टीचर. मतलब क्योंकि उस टाइम पे और भी स्टूडेंट्स उनके पास आते थे सीखने के लिए. तो ऐसा ना हो ना कि भाई बाकी लोगों को लगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उन लोगों के साथ क्योंकि मैं उनका रिलेटिव हूँ, या मुझे स्पेशल फील कराया जाए. तो जैसा वो अदर स्टूडेंट को ट्रीट करते थे वैसे जैसे मुझे ट्रीट करते थे उस टाइम पे. देन दैट टाइम हम लोग नॉट अ अंकल एंड नेफ्यू, मतलब मामा भांजे ना होकर के वी वॉज लाइक अ टीचर एंड स्टूडेंट. तो वही कि गुरु शिष्य परंपरा. अगर आप वही कोई चीज़ सीख रहे हो तो एक उसी फॉर्म में आपको सीखनी पड़ेगी. जैसे अगर हमें आपको मेंटरशिप दे रहा हूँ, आप किसी कोचिंग में अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ भी वही चीज़ गुरु शिष्य परंपरा कंटिन्यू रहेगी आपकी उसी फॉर्म में. देन फंक्शन इज अ गुरु शिष्य परंपरा. Disciple learning under a particular guru, transmitting his musical knowledge and style. तो देन यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए छोटा सा कि यहाँ पे आप घराना लिखना है, यहाँ पे प्लेस, देन यहाँ पे फाउंडर. तो राइट डाउन फर्स्ट ग्वालियर घराना, प्लेस में ग्वालियर एंड फाउंडर नंदन खान. सेकेंड वन आगरा घराना, प्लेस आगरा, फाउंडर हाजी सुजान खान. हाजी सुजान खान. देन थर्ड वन इज रंगीला घराना, प्लेस था जो इसका प्लेस आगरा था, इसका प्लेस भी ताजमहल वाला आगरा. देन फयाज खान वाज अ फाउंडर ऑफ रंगीला घराना. देन फोर्थ वन इज जयपुर अतरौली. प्लेस में जयपुर एंड फाउंडर में अलादिया खान. फिफ्थ वन इज किराना घराना, प्लेस जो था अवध एंड फाउंडर थे वो अब्दुल वाहिद खान. तो ये जो 5 मेन इंपॉर्टेंट घराना थे उनके फाउंडर्स थे. देन नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी कार्नेटिक म्यूजिक हम लोगों ने डिस्कस किया था. 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड सेकंड वन इज कार्नेटिक म्यूजिक. तो हिंदुस्तानी म्यूजिक हम लोगों ने डिस्कस किया जो नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ और यहीं पे स्प्रेड हुआ. देन तो हालांकि डेवलप कहीं बाहर भी हुआ,
इंडिया से आउटसाइड मोस्टली चीज़ हमने जो देखी वो इंडिया से आउटसाइड डेवलप हुई, बट उसका जो स्प्रेड हुआ वो नॉर्थ इंडिया में हुआ, क्योंकि मुग़ल रूलर्स के टाइम पे या इन्वेडर्स के टाइम पे जो मोस्टली जो इन्वेडर्स आए वो जो स्टाइल है उन लोगों के साथ इंडिया में आया, देन इंडिया में स्प्रेड हुआ, तो उनका जो इन्फ्लुएंस था मोस्टली नॉर्थ तक ही था, साउथ तक वो लोग नहीं पहुंच पाए थे। और जो कुछ मुग़ल डायनेस्टी के टाइम पे जो डेवलपमेंट हुआ है, जो स्प्रेड हुआ है, कुछ जो म्यूजिकल स्टाइल थे वो अपने पीक पे पहुंचे मुग़ल डायनेस्टी के टाइम पे, तो वो हालांकि मुग़ल डायनेस्टी साउथ के कुछ एरियाज तक पहुंची थी, बट वो अब वो अपने टेरिटरी पे कब्जा करने की कोशिश या उसे संभालने की कोशिश में फुल टाइम लगे रहे। औरंगजेब ने अपने 25 साल साउथ में निकाल दिया डेक्कन में, बट तो वही ना, भाई भाई अपनी टेरिटरी संभालेगा, कब्जा अपनी लड़ाई लड़ेगा या वहाँ पे म्यूजिक का डेवलपमेंट करवाएगा, आर्किटेक्चर बनवाएगा। तो इसलिए जो जो यहाँ डेवलप हुआ या जो बाहर से आउटसाइड से इंडिया से आया उसका इम्पैक्ट साउथ में देखने को नहीं मिलता है। साउथ में जो डेवलपमेंट हुआ म्यूजिक का वो अपना खुद का था, वो इंडियन म्यूजिक था, लेकिन इसे हम हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हैं, बट इसका मोस्टली डेवलपमेंट या तो वही आउटसाइड इन्वेडर्स के ड्यूरेशन में बाहर से इंडिया में आया या कुछ हुआ, ठीक है, बट हाँ कुछ, लेकिन जो 18th सेंचुरी के टाइम में जो कुछ 2-3 डेवलपमेंट हुआ हम लोगों ने डिस्कस की है, बट उसका इन्फ्लुएंस यहाँ देखने को नहीं मिलता। बट ये जो है ये ओरिजिनल इंडियन म्यूजिक है, इसका डेवलपमेंट और इसका स्प्रेड और जो अपने पीक पे जो इतना भी डेवलपमेंट हुआ, ओरिजिन हुआ, ओरिजिन से लेकर इसका पूरा डेवलपमेंट इसके पीक तक पहुँचने तक पूरा सब इंडिया में हुआ और साउथ रीजन में हुआ था। So write down heading Carnatic music. Carnatic music owes its name to Sanskrit term Karnataka Sangeetam, which denote traditional or codified music, composed of a system of raga. Write down like this: ragam and bracket, raga and talam in bracket, ताला। तो चीज़ें वही है जो हम वहाँ पे नॉर्थ में या जो हिंदुस्तानी म्यूजिक में हम लोग उसको राग बोलते थे, यहाँ पे उसको रागम बोलते हैं, जहाँ उसको ताल बोलते थे यहाँ पे उसको तालम बोलते हैं। इट हैज़ अ रिच हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। कार्नेटिक संगीत हैज़ डेवलप्ड इन द साउथ इंडियन states of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh. These states are known for their strong presentation of द्रविडियन कल्चर। तो या ऑब्वियसली जो द्रविडियन कल्चर के अंदर ही आएगा, तो ये अब चाहे जहाँ पे जो आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हो उसको हमने द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा, जो म्यूजिक भी होगा उसको हम लोग द्रविडियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो जितना भी कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ उसको हम एक द्रविडियन कल्चर के फॉर्म में ही बोलते हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग रेनेसा ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। दिस फेज इज कॉल्ड रेनेसा ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। Sorry for disturbance. Then write down next further. The course of the evolution of Indian music saw the emergence of two different subsystems, the Hindustani music and Carnatic music. Both the term emerged for the first time in Haripals. तो हरिपाला संगीता सुधाकरा रिटर्न इन द 14th सेंचुरी। तो जो हिंदुस्तान देखो जस्ट 20th सेंचुरी से पहले जो पूरा जो म्यूज़िक का टाइप था वो एक ही टाइप था, उसको हिंदुस्तानी म्यूज़िक, इंडियन वर्ड तो हालांकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया, बट उसको हम लोग हिंदुस्तानी म्यूज़िक बोलते थे। उसके 14th सेंचुरी के ड्यूरेशन में जो हरिपाल का एक वो आता है, एक हरिपाल ने एक वो लिखा था ग्रंथ संगीता सुधाकरा, संगीत, हालांकि संगीत बोलते हैं उसे इंग्लिश के कारण संगीत सुधाकरा रिटन बाय हरिपाल। तो इसके बाद ना इन्होंने क्या किया कि उस दोनों को सेपरेट कर दिया, एक को कार्नेटिक म्यूजिक के उसमें फॉर्म, इसके बाद से जो इंडियन म्यूजिक दो पार्ट में डिवाइड सेपरेट हो जाता है। एक पार्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी म्यूजिक स्टाइल हो जाता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो कार्नेटिक या कर्नाटका संगीत स्टाइल हो जाता है। तो उसके बाद से दोनों अलग पार्ट, तो उसके बाद जो पूरा जो नॉर्थ के पार्ट में था वो पूरा नॉर्थ में हुआ, उससे
जो कार्नेटिक था वो पूरा अपना साउथ का होकर रह गया। द टू distinct style Hindustani and Carnatic came into vogue after the advent of the Muslim, particularly during the reign of the Mughal emperors। हम लोगों ने डिस्कस किया था ये। उसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट म्यूजिशियंस बोल सकते हैं जो म्यूजिक को बढ़ावा देने वाले साउथ में, तो उन लोग का हम डिस्कस कर लेते हैं। पुरंदरास तो इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1484 to 1564 मुगल ड्यूरेशन, इवन ड्यूरिंग ऑफ अकबर। अकबर जो था वो इसी फेस में, इसकी ड्यूरेशन बिटवीन अकबर का फेस मिलेगा देखने को। A prolific poet, composer and mystic of विजयनगर। विजयनगर वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्किटेक्चर में, तो ही इज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम विजयनगर। इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक संगीत पितामह। तो इन्हें कार्नेटिक म्यूजिक का फादर भी बोलते हैं, पितामह ऑफ, हिंदी में क्या बोले तो पितामह ऑफ कर्नाटका संगीत, या इंग्लिश में कहें तो फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। देन वेंकटा मक्खी, नेक्स्ट वन इज वेंकटा मक्खी, राइट डाउन। Venkata Makki is regarded as the grand theorist of Carnatic music. In 17th century, he developed Mela Karta. He wrote Mela Karta. Obviously, ये जो मेला करता है एक इनका तो रिटर्न किया गया एक साहित्य बोल सकते हैं, मतलब जो म्यूजिक का एक साहित्य बोल सकते हैं या ग्रंथ बोल सकते हैं, जो इन्होंने लिखा उस टाइम पे। The system for classifying Melakarta is the system for classifying South Indian ragas. There are 72 Melakartas at present. मतलब मेलाकर्ता जो साउथ कार्नेटिक म्यूजिक में जो रागाज है उसको डेवलप किया इन्होंने, और जो आज के टाइम में अगर देखा तो 72 मेलाकर्ता देखने को मिलते हैं। तो 72 साउथ इंडियन म्यूजिक की जो राग है वो देखने को मिलती है। Then त्यागराज, next one is त्यागराज। त्यागराज इनका जो ड्यूरेशन है वो है 1767 से 1847 तक। तो गाइज वही कि जो जैसे हम लोगों ने द्रविडियन आर्किटेक्चर पढ़ा था, जब द्रविडियन आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ तो वही जो, हालांकि ये तो बहुत बाद का फेज आ गया, तो ब्रिटिशर फेज तब देंगे, बट 14th सेंचुरी से थोड़ा पहले अगर हम लोग जाएँ तो जब द्रविडियन आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है तो उसके बाद मतलब ये बोल सकते हैं कि जो साउथ में म्यूजिक का डेवलपमेंट हुआ वो आर्किटेक्चर के बाद डेवलपमेंट हुआ आफ्टर द 14th सेंचुरी या ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। जब हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हरिपाल का जो संगीत सुधाकर जो उनका जो भी ग्रंथ था उसके इसने इंडियन म्यूजिक को दो पार्ट में सेपरेट कर दिया था, तो मतलब उसी के बाद जो है डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया वेंकटा मक्खी, ही वॉज वॉज तो नहीं बोल सकते, हालांकि आज नहीं है, बट ही इज अ फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक सिस्टम, ही इज अ पितामह ऑफ कर्नाटका म्यूजिक, साउथ म्यूजिक। तो वही, तो उसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ, मतलब जस्ट बोल सकते कि बहुत बाद का म्यूजिक फॉर्म है एज कंपेरिजन टू हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक हम लोगों ने देखा कि गज़ल जो है 10th AD में
डेवलपमेंट हुआ था ईरान में, तो और भी जो सारी चीज़ें वो इन्वेडर्स द्वारा लेकर आए इंडिया में, तो सेम चीज़ें। उसके बाद राइट डाउन फर्दर हिज त्यागराज, हिज कंटेम्प्रेरीज श्यामा शास्त्री, इनके जो कंटेम्प्रेरी थे उनमें थे श्यामा शास्त्री, शास्त्री नहीं, श्यामा शास्त्री, नॉट शाह, सा, एंड मुत्तुस्वामी, इसमें स्वा नहीं है, डब्ल्यू मत लगाना, दीक्षितर, मुत्तुस्वामी दीक्षितर। तो ये जो त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, दे ऑल आर कंटेम्प्रेरीज and are together known as Trinity of Carnatic Music. They are also called Trinity of Carnatic Music. तो गाइस इंडियन म्यूजिक के जो मेन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए। तो उसके बाद अगर आपको कहीं कुछ का, जैसे कि मैं हर लेक्चर के बाद बोलता हूँ कि कहीं कुछ अगर करेंट में आपको उनसे रिलेटेड कुछ दिखता है तो आप उसे म्यूज़िक से रिलेटेड तो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कीजिएगा, और देन उसे जो भी चीज़ यहाँ से कंपेयर करके देन अपने उसको नोट्स में पैरेलली ऐड ऑन करके अपने नोट्स कंप्लीट कीजिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।